प्रिय विद्यार्थियों, आज सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज सामाजिक विज्ञान विषय के उपविषय इतिहास के द्वितीय अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के द्वितीय भाग का हम सभी अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसका जो प्रथम भाग है वह आप लोग सीख चुके हैं। आज द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे, इसके बाद इसके तृतीय भाग को हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। आज के जो हमारे शिक्षण बिंदु हैं वह है असहयोग आंदोलन, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। और दूसरा है जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के जो आंदोलन हुए स्वतंत्रता संग्राम के समय, उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। आज के जो शिक्षण उद्देश्य हैं वह है असहयोग आंदोलन, जनजातीय एवं किसान आंदोलन में राष्ट्रीय एवं जो सांस्कृतिक प्रभाव पड़े उनकी प्रक्रियाओं को हम समझेंगे। समाज के विभिन्न वर्गों पर इन आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा, इसका मूल्यांकन भी हम करेंगे। बच्चों, गांधी युग की प्रमुख घटनाएं एवं असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि। गांधी युग, जैसा कि पूर्व में हमने आपको बताया था कि 1919 से लेकर 1947 तक का जो कार्यकाल खंड है उसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये जो असहयोग आंदोलन हुआ, तो सबसे पहले इसके नाम के विषय में जानते हैं कि इसका नाम असहयोग आंदोलन क्यों पड़ा। बिल्कुल बच्चों, किसी का सहयोग न करना अर्थात उसका असहयोग करना। तो किसका असहयोग करना था? अंग्रेज जो हमारे ऊपर हमारे मालिक बने बैठे थे और हमारा शोषण कर रहे थे, तो हमें उनकी गलत नीतियों का असहयोग करना था। उनके किसी भी गलत कार्य का हमें असहयोग करना था। और इस असहयोग को करने के लिए गांधी जी क्यों मजबूर हुए? क्योंकि अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमारे ऊपर जिस प्रकार से शोषण की झड़ी लगा दी, उसके आगे फिर दूसरा रास्ता नहीं बचता था। तब गांधी जी ने कहा कि यह गूंगी और बहरी निकम्मी सरकार है अंग्रेज़ों की, जो किसी भी सही बात को ये नहीं समझते। अतः हर स्तर पर अब इनका असहयोग किया जाएगा। और इस आंदोलन को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नाम दिया। यह ऐसे प्रारंभ नहीं हुआ बच्चों। इसको प्रारंभ करने के पहले इसका कुछ एक पृष्ठभूमि बनी। क्या पृष्ठभूमि बनी? जैसा कि पूर्व के भाग में हम पढ़ चुके कि एक रॉलेट अधिनियम, काला कानून बना था, जिसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था, जिस अधिनियम के विरोध स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जिसमें हजारों की संख्या में निर्दोष निहत्थे लोग मारे गए थे। बच्चों, उसी पृष्ठभूमि में फिर क्या हुआ कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट अधिनियम के विरोध स्वरूप कलकत्ता का सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि अब अंग्रेजों के विरुद्ध किसी कीमत पर असहयोग करना है, और उस असहयोग प्रस्ताव रखा गया। बच्चों, उसी वर्ष दिसंबर 1920 में नागपुर, महाराष्ट्र में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था, प्रतिवर्ष होते थे, तो जो वार्षिक अधिवेशन था वो नागपुर में हुआ दिसंबर 1920 में। और उसमें जो ये प्रस्ताव था असहयोग आंदोलन का, इसे सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया। और क्या निर्णय लिया गया कि अब तक जो हमारी मांग थी स्वशासन की कि नहीं हमें स्वयं शासन करने दिया जाए, वह मांग अब नागपुर अधिवेशन में बदल करके स्वराज हो गई। बच्चों, दोनों में अंतर है। स्वराज का तात्पर्य है कि हम स्वयं अपना राज्य करना जानते हैं, हम स्वयं राज्य करेंगे। अर्थात स्वराज की भी कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए कि यह स्वराज चाहे तो हमें अंग्रेजों के मध्य में मिले, अर्थात अंग्रेजों की हुकूमत के मध्य मिले, उनके अंदर मिले, या हमें इसके बाहर भी जाना पड़े, अर्थात अगर अंग्रेजों के विरुद्ध हमें अगर आगे जाकर के हमें यह लक्ष्य पाना है तो भी हम तैयार हैं। और यह स्वराज का लक्ष्य नागपुर अधिवेशन में घोषित किया गया। आगे चलते हैं बच्चों। ये दो चित्र हैं। पहले चित्र में देखिए, ये एक सज्जन है जो कपड़े पकड़े हुए हैं और बहिष्कार कर रहे हैं। वस्त्रों की होली लगाई जा रही है और वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे हैं। ये वस्त्र कौन से हैं? विदेशी वस्त्र हैं, क्योंकि स्वदेशी का अब भाव जागृत किया गया था कि स्वदेशी अपनाएंगे। और नीचे देखिए एक बहुत बड़ा चरखा लगा हुआ है और उस चरखे में सूती धागा काता जा रहा है, खादी
बनाई जा रही है। तो यह असहयोग आंदोलन हमारा है जो 1920 से नागपुर अधिवेशन के बाद तुरंत प्रारंभ हो गया और 1922 तक चला। बच्चों, आगे हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन में करना क्या क्या था। अभी हमने बताया कि असहयोग में हमें अंग्रेजों के प्रत्येक गलत नीति का हमें असहयोग करना था, उन्हें सहयोग प्रदान नहीं करना था, क्योंकि सहयोग करते करते हम थक चुके थे और उन्होंने हमें बदले में कुछ नहीं दिया था शोषण के सिवा। अब क्या किया? असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने और कांग्रेस ने दो प्रकार की नीतियां अपनाई कि एक तो हम रचनात्मक कार्य करेंगे और दूसरा नकारात्मक कार्य करेंगे। रचनात्मक कार्यों में क्या क्या था? पहला, राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय जो माध्यमिक विद्यालय हैं, पाठशालाएं, उनको खोलना। दूसरा, पंचायती अदालतों की स्थापना करना। क्यों? जब हमें सरकारी विद्यालयों का विरोध करना था तो फिर हमारे बच्चे शिक्षा कहाँ ग्रहण करेंगे? हम अशिक्षित तो नहीं रहेंगे। तो ऐसे में क्या करना था कि जो राष्ट्रीय विद्यालय थे उनकी स्थापना शुरू की गई और जो सरकारी न्यायालय थे उनका भी विरोध करना था। तो ऐसे में हमारा जो निर्णय होगा वो कौन करेगा? तो उनके लिए पंचायती जो न्यायालय थे उनकी स्थापना करनी थी। बच्चों, अस्पृश्यता का अंत करना था। अस्पृश्यता का तात्पर्य क्या होता है? छुआछूत। हम कहते हैं ना कि आप हमें मत छुइए, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं। तो उस अस्पृश्यता का अंत भी किया गया और उसकी घोषणा की गई कि कोई भी आपस में छुआछूत नहीं करेगा, क्योंकि हमारे अंदर यह सामाजिक बुराई के रूप में थी। दूसरा, हिंदू मुस्लिम एकता। जैसा कि पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वह हिंदू मुस्लिम एकता का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हुआ था। बाद में वह खिलाफत आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन में आकर के शामिल हो गया था। स्वदेशी का प्रसार किया गया। हमने यह प्रसार किया कि हम प्रत्येक वस्तु और वस्त्र स्वदेशी अपनाएंगे, स्वयं बनाएंगे, स्वयं पहनेंगे, स्वयं बनाएंगे, स्वयं खाएंगे। हम किसी भी विदेशी वस्तु को हाथ नहीं लगाएंगे और जो कताई बुनाई है वो अपने घर में करेंगे। तो ये तो हमारे रचनात्मक कार्य थे। अब है नकारात्मक कार्य। क्या क्या किए? नकारात्मक कार्यों में था कि जितनी सरकारी उपाधियां थीं, जो हमें प्रशस्ति पत्र मिले थे, सम्मान मिले थे, उन्हें हमें लौटाना था। जैसे रॉलेट अधिनियम के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने अपना जो है उपाधि त्याग दी। बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियां त्यागी। तो वही काम करना था कि सरकारी उपाधियां लौटानी थी और सरकारी प्रशस्ति पत्रों को लौटाना था। सरकारी विद्यालयों और अदालतों में हमें क्या करना था? पढ़ना नहीं था, उनका विरोध करना था। विदेशी वस्त्रों और विदेशी वस्तुओं का हमें बहिष्कार करना था, हमें उन्हें स्वीकार नहीं करना था। उनकी होली लगाई जाती थी, उनका विरोध किया जाता था, उन्हें फेंक दिया जाता था, उनकी खरीदारी बंद कर चुके थे। तो यह सब असहयोग था प्रत्येक स्तर पर। स्वदेशी का प्रचार किया गया कि नहीं, हम तो स्वदेशी अपनाएंगे, जो हमारे देश में निर्मित होगा हम उसी को अपनाएंगे। थोड़ी कठिनाई अवश्य हमें होती थी, लेकिन हमारा यह दृढ़ संकल्प था। हम राष्ट्रवाद की भावना में बंध चुके थे, तो हमें यह काम करना था। फिर सरकारी उत्सवों का भी बहिष्कार करना था कि कोई भी सरकारी उत्सव होंगे उनमें हम शामिल नहीं होंगे। फिर अवैतनिक पदों पर, जो ऐसे पद थे कि जो अवैतनिक थे, उन पदों से हमें त्यागपत्र देना था। स्थानीय जो निकाय थे उनमें जो नामांकित पद थे हमें उनसे भी त्यागपत्र देना था। तो यह हमारे रचनात्मक और नकारात्मक कार्य थे जो हमें असहयोग आंदोलन के दौरान किए गए, हमारे द्वारा किए गए। बच्चों, असहयोग आंदोलन जिस समय चल रहा था तो असहयोग आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो चुका था। कोई एक जगह नहीं, पूरे भारत में इसका प्रबल विरोध हो रहा था। जगह जगह लोग इसमें बड़े जोश से शामिल हो रहे थे। गांधी जी डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि यह हिंसा का रूप धारण कर ले, क्योंकि गांधी जी तो अहिंसा से प्रेम करते थे, सत्याग्रह से प्रेम करते थे, हिंसा के प्रबल विरोधी थे। ऐसे में मोपलाओं ने केरला में क्या किया कि 1921 में मोपलाओं ने विद्रोह कर दिया, काटमार मचा दी। गांधी जी को भय हुआ कि ऐसा न हो कि लोग हिंसा का मार्ग अपना लें और हमारा जो एक पवित्र जो एक शुरुआत है, अंग्रेजों का जो विरोध है, वो पीछे छूट जाए। इसी को सोच रहे थे गांधी जी कि इसी के मध्य में एक बड़ी घटना घट गई। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने सैकड़ों की संख्या में सिपाहियों को, सैनिकों को घेर कर और कोठरी में आग लगा दी, जिसमें करीब 22 से 23 सिपाही मृत्यु का शिकार हुए। और इस बात का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा
गांधी जी को जब यह घटना पता चली, और यह घटना चौरी चौरा कांड के नाम से इतिहास में जानी जाती है, जो 5 फरवरी 1922 को घटित हुई। बच्चों, इस घटना से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि वह हिंसा नहीं चाहते थे। उनका मार्ग बड़ा पवित्र था। वो चाहते थे कि हमारा जो साध्य है उसके साधन भी पवित्र हों, और इस बात से दुखी होकर के 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वो वापस ले लिया। बच्चों, निश्चित रूप से यह एक बुरा दिन था। क्यों? गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन वापस लिया तो उस समय जनता का जो जोश था वो चरम पर था, लेकिन चूंकि गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे इसलिए वापस लिया। सुभाष चंद्र बोस जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात से नाराज़गी जाहिर की कि जब हमारा जोश चरमोत्कर्ष पर था उस समय इस आंदोलन को वापस लेना यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। तो यह चौरी चौरा घटना का एक दृश्य है। आप देख रहे हैं किस तरीके से कोठरी जल रही है और इसके अंदर जो अंग्रेज सैनिक थे वो मारे गए थे। तो आगे हम देखते हैं। बच्चों, हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं कि हमने जो अभी पढ़ा, जो अध्ययन किया, उसमें क्या सीखा। मान लीजिए असहयोग आंदोलन आपके समय में हो रहा हो और आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप विद्यार्थियों को इस आंदोलन से कैसे जोड़ेंगे? आप छोटे बच्चे हैं, आप अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और असहयोग आंदोलन के समय आपका यह स्थिति होती तो आपसे कहा जाता तो आप कैसे जोड़ते? बिल्कुल सही है बच्चों, आप पोस्टर के द्वारा, स्लोगन के द्वारा आप जो है अपने जो साथी थे उनको प्रोत्साहित करते कि नहीं, अंग्रेज़ों की गुलामी हमें स्वीकार नहीं करनी, आइए हम विदेशी हटाएं और स्वदेशी अपनाएं। हम अपने स्वदेशी विद्यालयों में पढ़ेंगे, स्वदेशी वस्तुओं को ग्रहण करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं को, खाद्यान्नों को हम खाएंगे, हम जो कुछ है हम अपना करेंगे, हमें विदेशी वस्तुएं और विदेशी संस्थाएं नहीं चाहिए। कुछ इसी तरीके से आप सहयोग करते अपने छात्रों को, साथियों को बुलाकर। आगे चलते हैं। बच्चों, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, यह जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, इसमें कोई एक धारा नहीं थी, सब अलग अलग थे। व्यापारियों का अपना अलग सोचना था, किसानों का अपना अलग सोचना था, जमींदारों का अपना अलग सोचना था, जो बागान मजदूर थे उनका अलग सोचना था, व्यापारी वर्ग का अपना अलग सोचना था। तो सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं थीं, लेकिन फिर भी यह जो आंदोलन था राष्ट्रव्यापी था। तो उसी को हम समझेंगे कि शहरी क्षेत्रों में आंदोलन का क्या प्रभाव रहा। बच्चों, शहरी क्षेत्र में जब यहाँ आंदोलन फैला तो सबसे पहले मध्यम वर्ग ने इसमें अपना सहयोग प्रदान किया। बड़ी मात्रा में जो सरकारी विद्यालय थे, माध्यमिक विद्यालय थे, महाविद्यालय थे, उनको बंद किया गया, उनमें ताला पड़ गया और उनमें पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया गया। वकील जो थे उन्होंने, हजारों की संख्या में ऐसे वकील थे जिन्होंने वकालत करना छोड़ दिया, न्यायपालिका जाना छोड़ दिया। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ऐसे कर्मचारी थे जिन्होंने सरकारी पदों से त्यागपत्र दे दिया। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको अंग्रेजी सरकार ने तमाम प्रशस्ति पत्र, तमगे और उपाधियां दे रखी थीं, उन्होंने अपना सब त्याग दिया। महिलाओं ने, जो शहरी महिलाएं थीं, जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थीं, बड़े घरों की महिलाएं, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो शहर में, जो शहरी क्षेत्र था उसमें यह आंदोलन इस प्रकार से सफल रहा, क्योंकि जगह जगह होता क्या था, जो महिलाएं थीं वो निकलती थीं और जो मद्य की दुकानें थीं, शराब की दुकानें थीं, उन पर जा कर के धरना देती थीं, उन दुकानों को बंद कराया जाता था। क्योंकि यह भी आंदोलन में शामिल था कि हम वस्त्रों की होली लगाएंगे, हम शराब की दुकानों को बंदी की कगार पे पहुंचा देंगे, उन्हें खुलने नहीं देंगे, उन्हें बिकने नहीं देंगे मद्य को हम, ये सब कुछ था। तो महिलाओं ने इसमें पूरी सहभागिता निभाई। बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन का प्रभाव क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आंदोलन का प्रभाव था उसमें सबसे ज़्यादा इसमें जो सहयोग किया वह किया किसानों ने और जमींदारों ने। हित सबके अलग अलग थे। इसमें जो किसान थे वह सोचते थे कि हमें हमारी भूमि मिलेगी, हमें किसी की बेगार नहीं करनी पड़ेगी, हमें ज़मीन मिलेगी जिस पर अपनी हम खेती करेंगे, कृषिकारी करेंगे और हमें जो है अच्छे से जीने का अधिकार होगा। जो जमींदार थे उन्हें यह समझ में आया कि हमसे लगान जो है वो ज़्यादा नहीं लिया जाएगा,
हम आसानी से कम लगान दे करके और अपना भरण पोषण करेंगे। तो सबके हित अलग अलग थे, लेकिन सब शामिल थे असहयोग आंदोलन में। इसी क्रम में बाबा रामचंद्र एक शख्सियत हैं और अवध किसान सभा। बाबा रामचंद्र जो है ये एक समय फिजी में वहाँ पे गिरमिटिया मजदूर थे। बच्चों, इन्होंने वो त्रासदी झेली थी। बाबा रामचंद्र मूलतः महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण थे। तो यह भगवान राम का भजन करते करते और रामचरितमानस का पाठ करते करते जगह जगह घूमते थे, गांव-गांव, और लोगों को जागृत करते थे। इनका मुख्य उद्देश्य था किसानों को जागृत करना, क्योंकि किसान उस समय अत्यधिक बुरी पोजीशन में था। बच्चों, बाबा रामचंद्र गांव-गांव जाते। मुख्य इनका जो क्षेत्र था प्रचार का वो अवध क्षेत्र था। प्रतापगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर, सीतापुर, ये आसपास का जो क्षेत्र था ये बाबा रामचंद्र का क्षेत्र था। यहाँ इन्होंने कृषकों को जागृत किया कि बेगार मत करो, छुआछूत का जो बैर है उसे ख़त्म करो, ऊंच नीच की भावना को ख़त्म करो, इस तरीके से, और जो जमींदार हैं उनका विरोध करो। क्योंकि बाबा रामचंद्र का जो मुख्य मुद्दा था वो किसानों और जमींदारों के जो बीच में द्वंद्व था उसको लेकर के था। क्योंकि जमींदार क्या करते थे? किसानों का शोषण करते थे। तो बाबा रामचंद्र जो है ये एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर के आए जो किसानों के मसीहा बने। थोड़े समय के बाद बाबा रामचंद्र से जवाहरलाल नेहरू जी मिले और उन्होंने बाबा रामचंद्र जी के आंदोलन को क्या किया? असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया। थोड़े समय के बाद बाबा रामचंद्र भी असहयोग आंदोलन में मिल गए और उसी दिशा में चल दिए। तो बच्चों, बाबा रामचंद्र जी के द्वारा अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी 1920 में, और कालांतर में चल के यह अखिल भारतीय किसान सभा का इसने स्थान लिया था। बच्चों, नाई धोबी बंद का फैसला, यह नाई धोबी बंद का फैसला जो है प्रतापगढ़ के आसपास इसी का एक अंग है अवध किसान सभा का। इसमें यह निर्णय लिया गया कि जो जमींदार हैं उनके घर में जो नाई और धोबी काम करने जाते हैं, जिनसे वो बेगार कराते हैं, बदले में उनको किसी प्रकार का वेतन नहीं देते, पैसा नहीं देते, तो उनकी सेवा बंद कर दी जाए, और इसी को नाई धोबी बंद का फैसला कहा गया। बच्चों, गुडेम की पहाड़ियों का संघर्ष एवं अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी, यह भी एक ऐसा आंदोलन था जिसे गुरिल्ला युद्ध कहा जाता था। यह जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में, वहाँ पर भी अंग्रेजों ने क्या किया कि जंगलों में जाने से प्रतिबंधित कर दिया किसानों को। अब किसानों की जो आय का स्रोत था वो लकड़ियाँ था, वहाँ के जो कंदमूल फल थे जिनसे भरण पोषण चलता था, अंग्रेजों ने वहाँ के जो जंगल थे उनको प्रतिबंधित कर दिया कि किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई इंसानी गतिविधि नहीं होगी, और इससे किसान वहाँ के बहुत असंतोष में थे। तो वहाँ एक व्यक्ति था अल्लूरी सीताराम राजू। वहाँ के किसान जो है उनके मन में ऐसा था कि अल्लूरी सीताराम राजू एक दिव्य आत्मा है और उनके अंदर दैवीय तत्व हैं और वो सब कुछ सही कर देंगे। तो अल्लूरी सीताराम राजू को दैवीय शक्तियों से मिला हुआ एक ऐसी शख्सियत के रूप में किसान जानते थे कि वह हमारे लिए रक्षक का काम कर रहे हैं। बच्चों, अल्लूरी सीताराम राजू ने गांधी जी का अनुसरण किया और गांधी जी के पद चिन्हों पर चले, लेकिन थोड़े समय के बाद अंग्रेजों ने अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़कर 1924 में फांसी पर चढ़ा दिया। बच्चों, ये जो हमारे जो ये गुडेम पहाड़ियों का संघर्ष है ये गुरिल्ला युद्ध था। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? अर्थात छिप करके वार करना, सामने आकर के नहीं। यह लोग सामने वार नहीं करते थे, छिप करके अंग्रेजों पर प्रहार करते थे। इसी को कहा जाता है गुरिल्ला युद्ध। बच्चों, असम के बागान मजदूरों का आंदोलन, यह क्या था? असम में बागान मजदूर थे, तो जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया कि बागान मजदूरों को अपने एक सीमित दायरे में, बाउंड्री के अंदर कैद करके रखते थे। उन्हें घर जाने को नहीं मिलता था, स्वतंत्रता नहीं मिलती थी, नज़रबंदी थी एक तरीके से। तो जब उन्होंने गांधी जी के इस आंदोलन को सुना, असहयोग आंदोलन को, तो उन्होंने इसको अपने रूप में लिया कि अब तो जो है गांधी युग आ गया, हमें घर जाने को मिलेगा, हमें मुक्ति मिलेगी। और वो सब जो है अपने जो बागान मालिक थे उनकी अवज्ञा करके उन्होंने निकलना चालू कर दिया। लेकिन हुआ क्या? रास्ते में ही उनको अंग्रेजी हुकूमत ने पकड़ करके उनके ऊपर जो है विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए, फांसी पर चढ़ाया, उनको मार दिया। और इस तरीके से असम का जो बागान मजदूर आंदोलन था वो असफल हुआ। आगे हम लोग देखते हैं
दो चित्र हैं, एक में अवध किसान सभा, ये बाबा रामचंद्र हैं झंडा लिए हुए अपना, और एक में असहयोग आंदोलन में कुछ महिलाएं हैं। बच्चों, महिलाएं असहयोग आंदोलन में इसलिए शामिल हो रही थीं कि उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो अवध किसान सभा है और गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन है, ये भी एक साथ इसमें आ गए थे। तो इन चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, एक हम लोग आपस में तर्क कर लेते हैं प्रश्न को लेकर। यदि आप 1920 में उत्तर प्रदेश के किसान अथवा मजदूर होते तो स्वराज के लिए गांधी जी के आह्वान पर आप क्या करते और क्यों? बिल्कुल सही है बच्चों, अगर आप 1920 में उत्तर प्रदेश के निवासी होते या हम होते तो निश्चित रूप से जब गांधी जी हमें आह्वान करते तो हम अपनी मजबूरियों को लेकर के, क्योंकि हमारा शोषण हो रहा था, हम निश्चित रूप से स्वराज को लेकर गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते और आप भी निभाते, क्योंकि हमें शोषण से मुक्त होना था। तो आगे हम देखते हैं बच्चों, अब ये एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं आंदोलन, कुछ और नाम हम आपको गिनाएंगे। पहला नाम है स्वराज पार्टी 1923। बच्चों, स्वराज पार्टी क्या था? ये एक परिवर्तनवादी दल था। इसमें मुख्य रूप से 3 व्यक्ति थे, मोतीलाल नेहरू, CR दास जिनका नाम है चितरंजन दास, और अजमल खां। इन 3 लोगों ने कांग्रेस से इनका थोड़ा मनमुटाव विरोध हुआ, क्योंकि ये परिवर्तनवादी थे। चुनावों में इनका कहना था कि जो विधान परिषद के चुनाव हैं उनमें हम शामिल होंगे, और कांग्रेस कह रही थी हम शामिल नहीं होंगे, असहयोग करेंगे। इस बात को लेकर दोनों दलों में फाड़ हो गया और इन्होंने एक नई पार्टी गठित की, स्वराज पार्टी के नाम से। इसकी स्थापना इलाहाबाद में हुई थी और इनका जो उद्देश्य था परिवर्तनवादी था कि नहीं, हम अगर विधान परिषद में जाएंगे तो अपनी बात कह करके वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा के अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो इस तरीके से इनका नाम स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। हम आगे देखते हैं अकाली दल। बच्चों, यह 1922 से 1927 तक यह अकाली आंदोलन चला। अकाली आंदोलन क्या था? पंजाब में जो हमारे सिख भाई थे, तो बच्चों जो हमारे सिखों के 10 गुरु थे, उन्होंने गुरुद्वारे बनाए थे। उन्होंने जो हमारा अकाल तख्त, उसकी स्थापना जब की, उनका उद्देश्य था कि लोगों की सेवा करना, जो जनता है उसकी सेवा करना। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो महंत थे उनका गुरुद्वारों में पूरी तरीके से अधिकार हो गया और वह वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार और व्यभिचार करने लगे, जिससे कि सिख धर्म की जो मर्यादा थी वो छीण हो रही थी। ऐसे में कुछ जो सिख धर्म के प्रबल अनुयायी थे, गुरु गोविंद सिंह को मानने वाले लोग, उन्होंने प्रबल आंदोलन किया, अपनी सेना एकत्रित की और जो अकाली आंदोलन के तहत जो महंत थे जिनका कब्जा था, और उन महंतों का सहयोग अंग्रेज कर रहे थे, तो अंग्रेजों का और महंतों का जो विरोध किया वो इस अकाली आंदोलन ने किया और जो गुरुद्वारे थे उनको मुक्त कराया और उन सबको जो है वहाँ से अपदस्थ किया। यही है अकाली आंदोलन। आगे देखते हैं बच्चों, बायकूम सत्याग्रह त्रावणकोर, ये केरला में बायकूम सत्याग्रह के नाम से 1924-25 में चला। यहाँ मंदिरों में प्रवेश का अधिकार नहीं था, तो वहाँ के स्थानीय जो नेता थे उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया, गांधी जी को बुलाया। देखिए गांधी जी मध्य में बैठे हुए हैं और मंदिर में प्रवेश को लेकर के गांधी जी ने यहाँ आंदोलन चलाया और इस आंदोलन को सफल बनाया। इसे इतिहास में बायकूम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं बच्चों हम लोग, आगे इसके बाद देखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928। इसकी स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने मिल करके इसकी स्थापना की थी। बच्चों, यह एक समाजवादी संगठन था जो देश को मुक्त कराना चाहता था अंग्रेजों से। इसमें सभी युवा थे और इसकी स्थापना करने के बाद जो भगत सिंह आदि क्रांतिकारियों को जो फांसी दी गई 1931 में, बच्चों भगत सिंह को फांसी इसलिए दी गई क्योंकि भगत सिंह ने जो असेंबली थी उसमें बम फेंका गया था इनके द्वारा। तो बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों को फांसी दी गई अत्यंत कम उम्र में। तो ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसके ये सभी कर्ता धर्ता हैं। आप देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, इन लोगों ने हमारे देश को मुक्त कराने में पूरा सहयोग किया। आगे देखते हैं हम लोग,
काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को। यह एक ऐसी घटना थी जो लखनऊ के पास, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पास जो सहारनपुर का जो मार्ग है वहीं पर काकोरी है लखनऊ के पास, वहाँ से एक ट्रेन का आगमन हो रहा था जिसमें अंग्रेज़ों का खजाना जा रहा था। तो बच्चों, हमारे चूँकि जो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यकर्ता थे, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, रोशन लहड़ी और अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी लोगों ने विचार किया कि क्यों ना इसको लूट लिया जाए और उस धन से अपने हथियार वगैरह हम लोग बंदोबस्त करेंगे। इन लोगों ने 9 अगस्त को उस ट्रेन को लूट लिया। बच्चों, शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही 8 नंबर डाउन ट्रेन को लूटा गया ताकि ब्रिटिश सरकार का खजाने की सेंध लगाई जाए। और इसमें हुआ क्या, 8,000 रुपये ट्रेन से लूटे गए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र बख्शी, ये लोग थे इसमें। इनमें हुआ क्या कि ज़्यादातर लोगों को फांसी दी गई। एकमात्र व्यक्ति थे चंद्रशेखर आज़ाद जो इससे बच करके निकलने में सफल हुए। तो बच्चों, इस तरीके से जो काकोरी कांड की घटना है वो इतिहास में दर्ज है। आगे हम लोग चलते हैं, एक प्रश्न ले लेते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले ऐसे क्रांतिकारियों के नाम बताएं जिन्हें अंग्रेजों ने अल्प आयु में फांसी पर चढ़ा दिया। बहुत नाम है बच्चों, आप बिल्कुल इनको जानते हैं। अभी हमने चर्चा की कि भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ाए गए, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, जतिन दास हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अंग्रेजों ने निर्दोष लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, हमारे इसी क्रम में बच्चों, जो आज का गृह कार्य है, अभी हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, शुरुआत से लेकर असहयोग आंदोलन से लेकर के और अब तक विभिन्न प्रकार के असहयोग आंदोलन कहाँ कहाँ चला, गाँवों में कैसे चला, शहरों में कैसे चला और उसमें क्या क्या किया गया, कौन से रचनात्मक कार्य थे, कौन से नकारात्मक कार्य से, हमने सब चर्चा की कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, स्वदेशी को अपनाना था, सरकारी जो विद्यालय थे उनका बहिष्कार करना था, न्यायपालिका का बहिष्कार करना था और हमें अपने स्वदेशी विद्यालयों में अध्ययन करना था, हमें अपनी पंचायत के माध्यम से फैसले लेने थे, आदि आदि हम लोगों ने पढ़ा। और जो विभिन्न आंदोलन थे, इसके अलावा काकोरी कांड हुआ, स्वदेशी जो हमारा आंदोलन है उसे हमने आगे बढ़ाया, स्वराज्य जो हमारा लागू हुआ उसे हमने पढ़ा। तो इस तरीके से जो भी कुछ सीखा हमने, अब उसी से संबंधित गृह कार्य आपको मिलता है। गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से आपने क्या सीखा, आपको यह करके लाना है। बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था उसके विषय में आपको बताना है। अवध किसान सभा का उद्देश्य क्या था, काकोरी कांड क्या था उसके विषय में आपको बताना है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, आपको यह लिख के लाना है। आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, ऑनलाइन अभ्यास के लिए आप हमारे दीक्षा ऐप पर जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के YouTube लिंक पर भी जाकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। और इसी के क्रम में आगे हम लोग चलते हैं। यह इसका द्वितीय भाग था और इसका अंतिम भाग बच्चों, इसकी पाठ्यवस्तु हम भाग 3 में पढ़ेंगे। आज हम लोग आशा करते हैं बच्चों कि हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।